हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आप जानते हैं कि हम अब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री और हमारा कल पढ़ा था पार्ट ए और आज हम बात करेंगे पार्ट बी के बारे में, यानी कि आगे के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने कल क्या पढ़ा उसके बारे में रिविजन करते हैं शॉर्ट में। जैसे हम जानते हैं कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, अर्थात हमारे बीते हुए समय में जो हमने अध्ययन किया उसका ही अध्ययन हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास के जो जनक थे वो हमारे हेरोडोटस थे और इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया था। और कौन थे हमारे वो 3 खंड? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल था जिसमें पढ़ना लिखना मानव को नहीं आता था और ना ही इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं। इसकी जानकारी हमें मिली है पुरातात्विक साक्ष्यों से। ठीक है, इसके हमने 4 खंडों में बांटा गया था और वो 4 खंड कौन कौन से थे? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। और पुरापाषाण काल क्या था? वह काल जिसमें मानव खानाबदोश जीवन जीता था। उसके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य था, वो था शिकार करना और अपना पेट पालना। ठीक है, उसमें मानव खानाबदोश जीता था और उसमें सिर्फ मानव ने एक उपलब्धि हासिल की थी, वो थी आग की खोज। मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन भी डाला था कि आग की खोज किस काल में हुई है और उसका सही उत्तर होगा पुरापाषाण काल। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट देख लिया कीजिए, वहाँ मैंने कई सारे क्वेश्चन डालते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आता था हमारा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल वह समय था जिसमें मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। और हमारा तीसरा है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया था? स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया था, कृषि आरंभ कर दी थी, पशुपालन भी आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो और चौथा हमारा था ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था? ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने औद्योगिकरण शुरू हो गया था। तो ये थी हमारा कल के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसके बारे में रिवीजन था शॉर्ट में। आज हम बात करते हैं आगे और आगे करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की। ठीक है, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे आप जानते हैं कि आपकी जो प्रागैतिहासिक काल था इसमें कुछ लिखा ही नहीं गया था और जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल है उसमें कुछ लिखा तो गया था, लेकिन इस काल में मानव द्वारा लिखी गई जो लिपि को उसे हम पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, वहीं लिखा हुआ मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं सके हैं। लेकिन इससे विपरीत प्रागैतिहासिक काल में हमें कुछ मिला ही नहीं था। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। अब जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में था कि हमने कुछ लिखा ही नहीं था, ना कुछ पढ़ना लिखा ना पढ़ना में कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, फिर भी हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी पुरातात्विक साक्ष्यों से। और सेम ही हुआ है आदि ऐतिहासिक काल में, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें हमें लिपि मिली है पढ़ने वाली, लेकिन हम पढ़ नहीं सके हैं, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है पुरातात्विक साक्ष्यों से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। इसमें हम कौन सी सभ्यता को रखते हैं? सिंधु सभ्यता को। सभ्यता क्या है? चलो देख लेते हैं। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। हमारी जो सिंधु सभ्यता है वो कौन सी नदी पर मिली है? सिंधु नदी पर मिली है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम इसे कौन सी सभ्यता कहेंगे? सिंधु सभ्यता कहेंगे। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई था, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अर्थात हमारी जो पहली खुदाई हुई है वो हुई है हड़प्पा से, और हड़प्पा से पहली खुदाई होने के कारण इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है हमसे? सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी कि मैसेज चार्ल्स मैसन ने दिया है। और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी कि मैसेज दिया किसने है? चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया है? हमारे चार्ल्स मैसन ने दिया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। अब ये याद रख लेना कि इसका सर्वेक्षण किसने किया? वो हमारे क्या है? जेम्स कनिंघम ने। सिंधु सभ्यता की जानकारी तो हमें प्राप्त हुई है कि मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने, लेकिन इसका सर्वेक्षण किसने किया? वो हमारे क्या है? जेम्स कनिंघम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। अब सिंधु सभ्यता फैली कितने वर्ग किलोमीटर में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो ना। मैसेज किसने दिया यानी कि जानकारी किसने दी? मैसेज यानी चार्ल्स मैसन, मैसेज मैसन मैसन मैसेज। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, चार्ल्स मैसन ने दिया। इसका सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण क्या है? जेम्स कनिंघम ने। किसने किया है? जेम्स कनिंघम ने। लेकिन इसका नामकरण किसने किया? नामकरण क्या है? जॉन मार्शल ने। अब नाम तो कोई ऐसे वैसा इंसान रख नहीं सकता, नाम वही रखेगा जो जान से प्यारा होगा। यानी कि किसी व्यक्ति का हम नाम तब रखते हैं जब हमें जान से प्यारा होता है, तब ऐसा कर सकते हैं। इसका नामकरण क्या है? जॉन मार्शल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमसे? सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजा आकार। कैसा आकार का है? त्रिभुजा आकार, यानी कि ऐसे ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुजा आकार का है हमारी सिंधु सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमसे?
आगे कह रहा है सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। जी हाँ, अगर विश्व की पहली शहरी सभ्यता की बात की जाए तो हमारी सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, इसका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। इसका विकास कब से कब तक हुआ है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो क्या थी हमारी सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता की जानकारी या फिर मैसेज चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। इसके बारे में नामकरण था वो किसने? जॉन मार्शल ने किया था। ये सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ था। ठीक है, ये थी हमारी सिंधु सभ्यता। और आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बहुत बीच हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक सिंधु सभ्यता हमारी फैली हुई है, उत्तर में कहाँ है, पश्चिम में कहाँ है, दक्षिण में कहाँ है, पूरब में कहाँ है, ये सब पूछ लेते हैं ना। तो याद रखना हमारी जो सिंधु सभ्यता है, हमारी जो सिंधु सभ्यता है ये हमारी उत्तर में मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उत्तर में यानी कि उत्तर में कहाँ है? मांडा चिनाब नदी, और चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, और वहीं ये पूरब में कहाँ है? आलमगीरपुर हिंडन नदी। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। हिंडन नदी पूरब में है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है देमाबाद, और देमाबाद कहाँ है? देमाबाद हमारा है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर है? प्रवरा नदी पर है। और पश्चिम में हमारा है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान वहाँ है। और कौन सी नदी पर है? दास्क नदी पर है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सा भारत में नहीं है, तो हमारे ये पश्चिम का जो सुतका गेंडोर है ये दास्क नदी पर है पाकिस्तान में। ठीक है, जबकि उत्तर में मांडा चिनाब नदी ये हमारा जम्मू कश्मीर में, पूरब के आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी पर है। हमारा दक्षिण में देमाबाद प्रवर नदी महाराष्ट्र में है। पश्चिम के सुतका गेंडोर दास्क नदी हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। आगे इसकी पश्चिमी सीमा, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी जो दास्क नदी के तट पर थी। कहाँ स्थित थी? हमारी दास्क नदी के तट पर। ठीक है, और आगे हमारा है इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर, यानी मैंने आपको पहले बताया जम्मू कश्मीर के मांडा में चुनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी जो हमारा कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। और उसके बाद हमारा दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के देमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के जो प्रमुख स्थल होते हैं वो काफी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो देख लेते हैं हम उसके बारे में। सबसे हमारे पहले हमारा है हड़प्पा। हड़प्पा यानी 1921। मैंने इसे आपको पहले बताया कि हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, हड़प्पा खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। काफी एग्जाम से पूछा जाता है कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। और ये की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में? माउंट गोमरी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन सी वस्तुएं मिली है जरा ये भी देख लेते हैं। कुआ चौक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी होगा, लकड़ी का ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है, और मिला है हमारा स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला है? हमारा स्वास्तिक चिन्ह। जो ऐसे कुछ याद कर सकते हैं इसको। जो कुम्हार था वो क्या लेने गया? अन्न लेने गया। कुम्हार क्या लेने गया? अन्न। श्रमिक के लिए, किसके लिए? श्रमिक के लिए। हमारा एक कुम्हार था वो क्या लेने गया? अन्न लेने गया श्रमिक के लिए। और उसने क्या देखी? मातृ देवी की मूर्ति देखी लकड़ी की बनी हुई। किसकी देखी? मातृ देवी की मूर्ति देखी लकड़ी की बनी हुई। और साथ ही देखा उसने लकड़ी का ताबूत, और साथ ही उसने क्या देखा? लकड़ी का ताबूत। एक कुम्हार था वो गया अन्न लेने श्रमिक के लिए। एक कुम्हार था वो क्या गया? श्रमिक था वो अन्न लेने गया श्रमिक के लिए। वहाँ उसने मातृ देवी की मूर्ति देखी जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, ओखली के जैसे या फिर ताबूत के जैसे। ठीक है, ताबूत के जैसे। उसने कब्रिस्तान हाथी के लिए बनवाया और वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह लगवा दिया। उसने कब्रिस्तान हाथी के लिए बनवाया और वहाँ पे ऐसे करके जो होता है स्वास्तिक चिन्ह लगवा दिया। ठीक है, वहाँ उसने क्या देखा? कब्रिस्तान देखा हाथी के लिए और स्वास्तिक चिन्ह लगवा दिया। तो समझ में आ गया कि हमें क्या क्या हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक का आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है, और मिला है स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला है हमें? स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम मोहनजोदड़ो 1921। भैया 1921 कब से हो गया? 1922 है ये। ठीक है, मोहनजोदड़ो 1922 है।
ठीक है। इसकी खुदाई सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। कहाँ? लरकाना ज़िले में। हमारा हड़प्पा कहाँ था? वो भी पाकिस्तान में था, लेकिन वो पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में था। लेकिन जो हमारा मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के हमारे लरकाना ज़िले में स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, कहाँ स्थित है? हमारा सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ये बढ़ते आगे रहा। ये मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। जी हाँ, सबसे बड़ा शहर है सिंधु सभ्यता का। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो से ही हमें प्राप्त हुआ है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि द माउंट ऑफ द डेड यानी कि जो मृतकों का टीला है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हमारे प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं और हमें यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिलेंगी? पुरोहित आवास मिला है, यानी पुरोहितों का आवास मिला है। घर में कुआं मिला है, यानी घर के अंदर ही कुआं मिला है। विशाल स्नानागार मिला है और अन्नागार मिला है। सूती वस्त्र मिले हैं। सबसे चौड़ी सड़कें मिली हैं। सभागार मिला है। पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और कांसे तावे का ढेर, ये सारी हमें चीज़ें मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। क्या क्या मिला है? पुरोहित आवास मिला है, घर के अंदर कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र मिले हैं, सबसे ऊंच चौड़ी सड़कें मिली है, सभागार मिला है, पशुपति शिव मिले हैं, कांसे की नर्तकी मिली है और तावे का ढेर मिला है। ठीक है, के साथ कह सकते हैं पुरोहित आवास था, उसने घर के अंदर कुआं बनवा लिया। पुरोहित का आवास था, उसने घर में कुआं बनवा लिया। विशाल स्नानागार बनवाया, अन्नागार बनवाया, सूती वस्त्र पहन के चौड़ी चौड़ी सड़कों पे चला, चौड़ी चौड़ी सड़कों पे चला और सभा में जाके बैठ गया। वहाँ पशुपति शिव को देखकर, कांसे की नर्तकी को देखकर वो तावे के ढेर जैसा हो गया। कैसे याद कर सकते हैं? पुरुष में रहता था, उसने घर में ही कुआं बनवा लिया, विशाल स्नानागार बनवाया, अन्नागार बनवाया, सूती वस्त्र पहन के चौड़ी चौड़ी सड़कों पर चला, सभा में जाके बैठा जहाँ पशुपति शिव और कांसे की नर्तकी की, और उसे देखकर वो तावे का ढेर हो गया। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या फिर इमारत है। ठीक है, तो हमारा चंदहुदड़ो की खोज 1931 में हुई थी। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। चंदहुदड़ो की खोज किसने की थी? 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। तीनों सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पर था और चंदहुदड़ो भी सिंधु नदी पर था। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी और चंदहुदड़ो की खोज 1931 में हमारे गोपाल मजुमदार ने की। ठीक है, शहर था जो दुर्ग रहित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्ग रहित। पूछ लेता है कि हमारे हड़प्पा के स्थल था जो दुर्ग रहित था, तो वो हमारे था चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, बाकी सब दुर्ग सहित हैं। ठीक है, ये एक औद्योगिक शहर है। कैसा शहर है? हमारा औद्योगिक शहर है। ठीक है, और ऐसे हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिलेंगी, चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, तो अच्छा ठीक है, कौन कौन सी मिली है हमारी चंदहुदड़ो से? मेकअप की सामग्री मिली है भैया, मेकअप को सामान मिल गया हमें यहाँ पे। लिपस्टिक मिली है, अरे कॉमन सी बात है, मेकअप के सामान में लिपस्टिक तो आती ही है, शीशा आता ही है, मनका है, गुड़िया है, सुई मिली है, अलंकृत ईंटें मिली है और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। क्या करता हुआ कुत्ता मिला है? बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता मिला है। मेकअप का सारा सामान मिला है, लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ये हमारी सारी चीज़ें मिली है कहाँ से? ये हमारी सारी चीज़ें चंदहुदड़ो से। आगे से बात करेंगे गुड़िया। एक लड़की थी गुड़िया, वो बोली कि मेकअप करूँगी। मेकअप करने के लिए वो मेकअप की सामग्री लाई। उसमें वो लिपस्टिक लाई, शीशा लाई, क्या लाई? लिपस्टिक और शीशा लाई। लेकिन वो उसके मन का ना मिला। कैसा नहीं मिला? जिसका जैसा चाहिए था, जैसे उसका दिल करता था वैसा नहीं मिला, यानी उसका जो मन का। तो उसने एक सुई ली और अलंकृत ईंटें देखी। ईंटों पर क्या था? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता था। किसका कुत्ता था? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है, मेकअप का सामान लाई, मन का ना मिला, तो सुई चुभोते हुई एक लड़की बोली कि तुम ऐसा मेकअप करोगी तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता लगोगी। ऐसा लगोगी? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता लगोगी तो भैया। ठीक है,